सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी ऑर्डिनरी बिल लाया जा रहा है तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में लाया जा सकता है ऑर्डिनरी बिल को। बट अपने को ये पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है, मतलब जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहां तो बट ऑब्वियस सी बात है कि बिल को लाया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां ऑर्डिनरी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लेकर आ सकते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी लेकर आ सकते हैं। कौन लेकर आ सकता है? ऑर्डिनरी बिल को कोई मिनिस्टर भी लेकर आ सकता है और कोई अदर मेंबर भी लेकर आ सकता है। जिस भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस हाउस में बिल को 3 स्टेजेस से पास होना पड़ता है। कौन कौन सी 3 स्टेजेस? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। अब ये तीनों स्टेजेस ऑफ रीडिंग क्या हैं, इसके बारे में अपन ने बहुत डिटेल में बातचीत की है जब अपन ने लोकसभा राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत की थी ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जाके एक बार वो वाला सेशन देख लो, बहुत ढंग से समझ में आएगा। अगर बेसिक तौर पर रिवीजन करें तो फर्स्ट रीडिंग होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में। दूसरी रीडिंग में 3 सब स्टेजेस होती हैं। पहली होती है जनरल डिस्कशन की स्टेज, दूसरी होती है कमेटी स्टेज और तीसरी होती है डिटेल्ड डिस्कशन की स्टेज। और थर्ड रीडिंग में तो बड़ा सिंपली वोट करके हाउस से पूछा जाता है कि बिल को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। ओरिजिनेटिंग हाउस में बिल जब तीनों स्टेजेस से पास हो जाता है तो बिल को भेज दिया जाता है सेकंड हाउस के पास में फॉर कंसीडरेशन एंड पैसेस। अब सेकंड हाउस में ऑर्डिनरी बिल के साथ में क्या होता है? पहला सिनेरियो तो ये है कि जब बिल ऑरिजिनेट हुआ हो लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव असेंबली से भेजा गया हो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में, तो क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑर्डिनरी बिल को वापस से उन्हीं 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। जब तीनों स्टेजेस से लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑर्डिनरी बिल पास हो जाता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। क्या 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं? पहला, लेजिस्लेटिव काउंसिल विदाउट अमेंडमेंट्स ज्यों का त्यों बिल को पास कर दे, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को पास करे कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में और बिल को रिटर्न कर दे टू द असेंबली। तो असेंबली के पास में अब 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि असेंबली अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, असेंबली अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दे, और अगर रिजेक्ट कर देगी तो एक तरीके से डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अपन देखेंगे कि क्या होगा उस सिनेरियो में। तीसरा, काउंसिल बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट ही कर दे तो भी दिक्कत वाली बात है। और चौथा, काउंसिल बिल पर कोई एक्शन ही ना ले और बिल को पेंडिंग रखे 3 महीने तक, तो भी एक तरीके से डेडलॉक वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। जब काउंसिल बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, या काउंसिल बिल को पेंडिंग रखे 3 महीने तक, या काउंसिल ने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं असेंबली उनके साथ सहमति में ना हो, तो एक तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में ऑर्डिनरी बिल एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी असेंबली के पास में ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? द असेंबली में पास दी बिल अगेन। असेंबली बिल को दोबारा पास कर सकती है और दोबारा पास करके भेज देगी काउंसिल के पास में। और अगर दोबारा में भी काउंसिल ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, या दोबारा में भी काउंसिल बिल को पेंडिंग रखे, लेकिन इस बार टाइम पीरियड सिर्फ 1 महीने का होगा, पेंडिंग रखे 1 महीने तक, या फिर दोबारा में भी काउंसिल ने जिन अमेंडमेंट्स के साथ में बिल को पास किया और असेंबली उनके सहमति में नहीं है, तो दोबारा में ये मान लिया जाएगा कि बिल को पास कर दिया गया है दोनों हाउसेस के द्वारा। मतलब पहली बार जब बिल को भेजा गया था काउंसिल के पास में, तब तो काउंसिल रिजेक्ट कर सकती थी, तब बिल को पेंडिंग रख सकती थी 3 महीने तक। मतलब अगर सहमति नहीं बन रही है तो एक सेंस में बिल एंड हो रहा है, लेकिन असेंबली के पास में चॉइस है कि असेंबली दोबारा उसको पास कर सकती है। और दोबारा बिल को अगर असेंबली ने पास किया और भेजा काउंसिल के पास में, तो दोबारा में काउंसिल सिर्फ उसको पेंडिंग रख सकती है 1 महीने तक, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकती है। 1 महीने के बाद या सहमति नहीं बन रही है तो यह मान लिया जाएगा कि ऑटोमेटिकली बिल को पास कर दिया दोनों हाउसेस ने। जब अपन पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ऑर्डिनरी बिल्स के केस में अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में सहमति नहीं है तो वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग को समन कर सकते हैं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ज्वाइंट सिटिंग का कोई कामकाज नहीं है। अल्टीमेट पावर किसके पास में? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। अपन देख रहे हैं ना कि दोबारा में काउंसिल क्या कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये मान लिया जाएगा कि बिल को पास कर दिया दोनों हाउसेज ने, मतलब अल्टीमेट पावर किसके पास में, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। अच्छा, ये सब चल रहा है जब लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को पास करके भेजा है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल ऐसा है जिसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑरिजिनेट किया गया और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाद भेजा गया लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल के साथ सहमति में नहीं है तो बिल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मतलब अपन देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है नहीं। वैल्यू इस चीज़ से भी देखी जा सकती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो क्रिएशन है और जो अबॉलिशन है वो ही डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली की मर्जी पे। आर्टिकल 169 अपन ने पढ़ा हुआ है। बहरहाल ये अपन आगे पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी बिल्स के सिनेरियो में बिल जब पास हो गया, कैसे भी पास हुआ, चाहे पहली बार में पास हो गया चाहे दोबारा में, कैसे भी पास हुआ, पास हो गया तो फिर बिल को भेज दिया जाता है गवर्नर के पास में। और गवर्नर के पास में अब 4 ऑप्शंस हैं। एक तो गवर्नर के पास में ऑप्शन है कि गवर्नर अपनी एसेंट दे दें, अपनी सहमति दे दें। सहमति दे देंगे तो बिल जो है वो कानून बन जाएगा। दूसरा, गवर्नर चाहे तो अपनी एसेंट देने से मना कर दें, विदहोल्ड कर लें, और अगर विदहोल्ड कर लिया तो बिल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि गवर्नर वापस से बिल को भेज दें स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलें कि इसको रिकंसिडर करो। लेकिन अगर रिकंसिडर करने के बाद दोनों हाउसेज ने बिल को पास किया और वापस से गवर्नर के पास में भेज दिया तो गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट। गवर्नर को अपनी सहमति देनी ही देनी पड़ेगी। और एक चौथा ऑप्शन भी है गवर्नर के पास में कि गवर्नर अगर चाहे तो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। गवर्नर के पास में क्या ऑप्शन है? सहमति दे दें तो एक्ट बन जाएगा, नहीं दें तो खत्म हो जाएगा। रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन करने के बाद दोबारा से अगर हाउस ने बिल को पास किया और दोबारा से गवर्नर के पास में भेजा तो दोबारा में गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट। और चौथा ऑप्शन क्या है कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लें। अगर किसी ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया है तो प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शंस हैं? प्रेसिडेंट या तो सीधे सीधे अपनी सहमति दे दें, सहमति दे देंगे तो एक्ट बन जाएगा, या सहमति देने से मना कर दें, मना कर देंगे तो वहीं के वहीं बिल खत्म हो जाएगा, या फिर प्रेसिडेंट भेज दें स्टेट लेजिस्लेचर के रिकंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट बोलें स्टेट लेजिस्लेचर को कि इसको रिकंसिडर करो। इस सिनेरियो में जब प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है तो स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू कंसिडर द बिल विद इन द 6 मंथ्स। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को विद इन 6 मंथ्स बिल को रिकंसिडर करना पड़ता है। अगर 6 महीने तक रिकंसिडर नहीं करेंगे तो फिर बिल खत्म हो जाएगा। अगर 6 महीने के विद इन रिकंसिडर कर लिया और वापस से प्रेसिडेंट के पास में भेजा तो प्रेसिडेंट के पास में चॉइस है। प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी सहमति दे दें, चाहे तो सहमति देने से मना कर दें। मतलब जैसे गवर्नर के केस में है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गवर्नर ने और फिर रिकंसिडर करने के बाद हाउस ने दोबारा से गवर्नर के पास में भेजा बिल को, तो गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट, देनी ही देनी पड़ेगी सहमति। ऐसा प्रेसिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी बिल को अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है और रिकंसिडर करने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर ने वापस से प्रेसिडेंट को बिल को भेज दिया तो प्रेसिडेंट के पास में चॉइस है। प्रेसिडेंट चाहे तो सहमति दे देंगे, चाहे तो नहीं दे देंगे। अगर सहमति मिल गई है तो ऑर्डिनरी बिल बन जाएगा एक्ट, अगर नहीं मिली है तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात आती है मनी बिल्स के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर में मनी बिल का क्या सिनेरियो है? एक बात तो ये कि मनी बिल को सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। और दूसरा, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दो चीजें कि एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और दूसरा गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और तीसरा सिर्फ कोई मिनिस्टर ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। बेसिक चीज है। अच्छा, मनी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली मनी बिल को पास करने के बाद भेजती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में कंसीडरेशन के लिए, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में कोई पावर नहीं है। देखो क्यों। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में मनी बिल भेजा गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल उस मनी बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती ना अमेंड कर सकती, बस अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती है। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये भी विद इन 14 डेज देनी पड़ेंगी। अगर 14 दिन में रिकमेंडेशंस दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी तो ये मान लिया जाएगा कि बिल पास कर दिया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल को ना रिजेक्ट कर सकती, ना अमेंड कर सकती, बस अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है, और वो भी विद इन 14 डेज। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली की इच्छा है, चाहे तो कर ले चाहे तो ना करे। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये मान लिया जाएगा कि मनी बिल पास कर दिया गया है इन दी मॉडिफाइड फॉर्म। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है तो ये मान लिया जाएगा कि बिल को पास कर दिया गया है इन दी ओरिजिनल फॉर्म, मतलब उस फॉर्म में जिस फॉर्म में लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको बनाया था। और अगर 14 दिन तक कोई एक्शन ना ले लेजिस्लेटिव काउंसिल, विद इन 14 डेज लेजिस्लेटिव काउंसिल अपनी रिकमेंडेशंस ना दे, तो ये मान लिया जाएगा कि बिल को पास कर दिया गया दोनों हाउसेस के द्वारा इन दी ओरिजिनल फॉर्म, मतलब उस फॉर्म में जिस फॉर्म में लेजिस्लेटिव असेंबली ने तैयार किया था। अपन देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई वैल्यू नहीं है इस केस में। जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने तैयार कर दिया है वो मनी बिल बना रहेगा। फिर मनी बिल को भेजा जाएगा गवर्नर के पास में फॉर एसेंट, और गवर्नर के पास में क्या चॉइस है? एक तो गवर्नर अपनी सहमति दे दें, सहमति दे देंगे तो एक्ट बन जाएगा। दूसरा, सहमति देने से मना कर दें, मना कर देंगे तो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। पर रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, रिकंसीडरेशन वाला ऑप्शन नहीं है मनी बिल के केस में। एक तीसरा ऑप्शन भी है, गवर्नर अगर चाहे तो प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए अगर किसी मनी बिल को रिजर्व किया गया है तो प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शन है? प्रेसिडेंट या तो अपनी सहमति दे सकते हैं, सहमति दे देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, या फिर सहमति देने से मना कर देंगे, और मना कर देंगे तो बिल वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट भी मनी बिल को रिकंसीडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। ये होपफुली सबको समझ में आया होगा। ये सेम ही प्रोसीजर मनी बिल के केस में अप्लाई होता है लोकसभा राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में। वहां भी अपन देखते हैं कि मनी बिल के केस में लोकसभा इज ऑल पावरफुल, राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है। अच्छा, ये समझ में आया होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है जब ऑर्डिनरी बिल की बातचीत होती है। तो देखो, ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। सेम स्टेट लेजिस्लेचर की जब अपन बात करते हैं तो ऑर्डिनरी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लाया जा सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी लाया जा सकता है। फिर जब पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कोई मिनिस्टर भी लेकर आ सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी लेकर आ सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कोई मिनिस्टर भी लेकर आ सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी लेकर आ सकता है। पार्लियामेंट के केस में जिस भी हाउस में बिल को लाया जाएगा, ऑर्डिनरी बिल को, वहां उसको 3 स्टेजेस से पास होना पड़ेगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। सेम स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कि ऑरिजिनेटिंग हाउस में 3 स्टेजेस से बिल को पास करना पड़ेगा। लेकिन पार्लियामेंट के केस में अगर डेडलॉक हो जाता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा के बीच में सहमति नहीं बन रही है, और सहमति कब नहीं बनेगी? जब सेकंड हाउस या तो बिल को रिजेक्ट कर दे, या जिन अमेंडमेंट्स के साथ में पास कर रहा है वो अमेंडमेंट्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है फर्स्ट हाउस को, या सेकंड हाउस उसको पेंडिंग रखे 6 महीने तक, तो सिचुएशन आ जाती है डेडलॉक वाली। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में डेडलॉक वाला सिनेरियो कब है? जब लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को या तो रिजेक्ट कर दे, या जिन अमेंडमेंट्स के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बिल को पास किया है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को पेंडिंग रखे 3 महीने तक, तो डेडलॉक वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। पार्लियामेंट के केस में डेडलॉक का जब सिनेरियो क्रिएट होता है तो ज्वाइंट सिटिंग को समन किया जा सकता है, प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में अगर डेडलॉक है तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, वहां पे तो लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिवेल करेगी। पार्लियामेंट के केस में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है। लोकसभा के पास में ओवरराइडिंग पावर नहीं है राज्यसभा के ऊपर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा लगभग बराबर हैं जब ऑर्डिनरी बिल की बात होती है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली की बात मानी जाएगी। दूसरी बार अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऑर्डिनरी बिल को पास करके भेजा गया है तो काउंसिल कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बार में तो पास मान लिया जाएगा बिल को, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल पावरफुल। ये बेसिक सा डिफरेंस है। फिर इसके बाद डिफरेंस देखेंगे अपन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल के सिनेरियो में क्या हो रहा है? देखो, पार्लियामेंट में मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है,
स्टेट लेजिस्लेचर के केस में मनी बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही लाया जा सकता है, अपने को समझ में आता है। पार्लियामेंट के केस में मनी बिल को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट ऑब्वियसली बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर के केस में मनी बिल को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्लियामेंट के केस में सिर्फ कोई मिनिस्टर ही मनी बिल ला सकता है, सेम स्टेट लेजिस्लेचर के केस में मनी बिल को कोई मिनिस्टर ही लेकर आ सकता है। मनी बिल को राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है, कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती है। रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये पूरी तरीके से लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। सेम स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल को ना अमेंड कर सकती ना रिजेक्ट कर सकती, कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती है। रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर है। पार्लियामेंट के केस में 14 दिन के अंदर अंदर रिकमेंडेशन देनी है राज्यसभा को तो दे दो, अदरवाइज आपका बिल पास मान लिया जाएगा। सेम अप्लाई होता है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कुछ रिकमेंडेशन देना चाहती है तो विद इन 14 डेज दे दो, अदरवाइज पास मान लिया जाएगा। मनी बिल के केस में लोकसभा राज्यसभा में ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। सेम मनी बिल के केस में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में भी ज्वाइंट सेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत सिंपल सा सेशन था। कोई डाउट हो तो कमेंट। थैंक यू वेरी मच।